नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बांग्लादेश की आग पहुंच गई है भारत, वहां पर जो इस समय जो स्थितियां चल रही हैं उसकी लपटें अब भारत में भी पहुंच गई हैं। बुलानी पड़ी है सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मामले को लेकर के वहां की स्थितियों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में आ गई। कल वहां पर जिस तरह से जो स्थितियां रही, आंदोलन प्रदर्शनकारी जिस तरह से उग्र रहे, हालांकि ये प्रदर्शन बहुत कई दिनों से चल रहा है, लगातार चल रहा है, या यूं कहें कि जब से वहां पर तीसरी बार नई सरकार बनाई बेगम खालिदा जिया ने, तब ये माफ कीजिएगा शेख हसीना ने, उसके बाद से ही लगातार ये वहां पर प्रदर्शनकारी हावी है। आरक्षण की मांग को, जो आरक्षण वहां पर जारी था उसको लेकर के कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। छात्रों का प्रदर्शन, बाद में ये इसमें और लोग भी शामिल हो गए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ढाका में उनका जो सरकारी आवास है वहां प्रदर्शनकारी पहुंच गए और देखते देखते ढाका की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां से शेख हसीना को खुद पलायन करना पड़ा, बाहर आना पड़ा, भारत आई। और उसके बाद अब आगे की क्या स्थिति है? भारत चूंकि पड़ोसी देश है, बिल्कुल भारत के कई राज्यों की, पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वोत्तर के कई राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और वहां पर नजर रखने के लिए अब इन स्थितियों को देखते हुए भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वहां बहुत से भारतीय भी रह रहे हैं, उनको किस तरीके से वहां पर सुरक्षित रखना है या फिर वहां बुलाना, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक अभी चल रही है। उस सर्वदलीय बैठक की आप तस्वीरें देख सकते हैं। राहुल गांधी भी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं। और इन सब चीज़ों के बीच, इन सारी स्थितियों के बीच आगे भारत का क्या रुख रहेगा, किस तरह से इस पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। सेना ने बांग्लादेश में इस समय मोर्चा संभाल लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को रात को ही रिहा कर दिया गया। राष्ट्रपति ने वहां पर उनकी रिहाई के आदेश दिए। इन सारे मामलों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वदलीय बैठक में जो कुछ भी निकल करके आता है उसकी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस मामले में आज संसद के दोनों सदनों में भी चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर कांग्रेस नेताओं ने बांग्लादेश के मामले पर चर्चा के लिए, बांग्लादेश को लेकर के भारत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा में भी दिया गया है और राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने दिया है। स्थगन प्रस्ताव में क्या कह करके इस स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है? अमलेंदु जी, क्या कहा गया है? चूंकि सर्वदलीय बैठक तो हो ही रही है और जो स्थितियां इस समय दिख रही हैं बांग्लादेश की, उसको देखते हुए, चूंकि भारत का पड़ोसी देश है और अच्छे संबंध हैं और वहां पर व्यापारिक भी बहुत दोनों देशों के बीच संबंध है, उसके अलावा सांस्कृतिक राजनीतिक संबंध तो अपनी जगह है ही। इन सारी चीजों को देखते हुए जो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस है, इनमें क्या कहा गया है और ये सर्वदलीय बैठक के बाद इस पर लोकसभा में क्या चर्चा होगी और किस बात के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है? देखिए, दोनों सदनों में जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, लोकसभा में मनीष तिवारी ने दिया है, राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने दिया है। और दोनों स्थगन प्रस्ताव में यही है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा हालात हैं उन पर देश यहाँ चर्चा हो कि किस तरीके से भारत को प्रभावित करेंगे और भारत का इस मामले में क्या रुख हो, ये इसमें मांग की गई, इस पर चर्चा करने की। हालांकि सरकार ने बहुत सूझबूझ भरा कदम उठाते हुए पहले ही एक सर्वदलीय बैठक बुला ली। विदेश नीति के मसलों पे और ख़ासतौर से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर अगर इसी तरीके की चीज़ें होती रहें और ऐसे सर्वदलीय बैठक होती रहें विदेश के मसलों पे, और जो कि पहले होती रहती थी, आज से 10 साल पहले इस तरह की बैठकें हुआ करती थी, लगातार होती थी, और विदेश नीति कलेक्टिव विदेश नीति होती थी, किसी पार्टी की नहीं होती थी, वो देश की होती थी और उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का जो था सहयोग होता था। लेकिन समीर जी, पिछले 10 वर्षों में हुआ ये कि विदेश नीति को भारत में आंतरिक, एक तरीके से कहा जाए, चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा और विदेश नीति का सत्यानाश कर दिया गया। तो विदेश नीति भारत की कुछ रही नहीं गई थी, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से आग लगी और वो बांग्लादेश की आग
भारत तक पहुंची जब शेख हसीना वाजिद जो है वो भारत आई। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत पहुंची बांग्लादेश की आग से, यहाँ मतलब जो शेख हसीना है कि वो जो भारत पहुंची, तो उनके पहुंचने के बाद फिर सरकार सक्रिय हुई एकदम से तेजी से, और फिर हमारी BSF जो है वो बॉर्डर पे सक्रिय हुई, चूंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी जुड़ी हुई है और यहाँ लगातार बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं उनकी समस्या बनी हुई है, और उसको लेकर के हमारे देश के अंदर जो है वो भी तनाव बढ़ा रहता है काफ़ी, और इसलिए फिर सरकार को सजग होना निश्चित तौर पे ज़रूरी था। तो सरकार सजग हुई, अच्छी बात है, और उसने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी मौजूद रहे, TMC के नेता मौजूद रहे, NCP के नेता थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, RJD के नेता थे, इन सब इसमें मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल दोनों उस बैठक में शामिल हुए। S जयशंकर उस बैठक में रहे, JP नड्डा रहे, राजनाथ सिंह रहे, अमित शाह रहे, ये सरकार की तरफ से रहे, और S जयशंकर ने घटनाक्रम की जानकारी दी कि वहाँ क्या क्या हुआ है और भारत सरकार किस तरीके से सतर्क है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि भारत सरकार सतर्क है और वहाँ की आग वहीं तक सीमित रहेगी, भारत इससे प्रभावित नहीं हो और उस पर लगातार नज़र बनाए रखे। दूसरी बात समीर जी ये है कि बांग्लादेश सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी उसकी जो सीमा लगती है वो केवल थल सीमा ही नहीं लगती है, बल्कि हमारी जो जल सीमा है, यानी समुद्र के जरिए भी हम उससे जुड़े हुए हैं, और लंबी एक हमारी समुद्री सीमा उससे लगती है। और बांग्लादेश में गतिविधियाँ होती हैं तो यहाँ प्रभावित करती हैं, यहाँ की गतिविधियाँ बांग्लादेश को प्रभावित करती हैं। चूँकि बांग्लादेश भारत के बंगाल से कट के पहले पाकिस्तान में गया, पूर्वी पाकिस्तान बना, और फिर पूर्वी पाकिस्तान जब पाकिस्तान से अलग हुआ, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जब टुकड़े किए तो बांग्लादेश का उदय हुआ, और बांग्लादेश जब बना तो उसकी आज़ादी में हमारी काफ़ी भूमिका रही, हमारे देश मतलब भारत की भूमिका रही, और वहाँ की राजनीति भी यहाँ से काफ़ी प्रभावित होती है, और वहाँ की राजनीति से कम हमारा पश्चिम बंगाल तो प्रभावित होता ही है। तो इसलिए यहाँ सतर्क रहने की और ज़्यादा आवश्यकता है कि बांग्लादेश की चीज़ें यहाँ तक ना पहुँचें। बंगाल की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वहाँ के जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, वो अभी उनके बारे में नहीं कहा सकता कि वो ऑल्टर्ड है या किस तरीके की वीडियो है, तो लोगों से अपील भी की है कि उन वीडियोस को आप शेयर ना करें, इसलिए ताकि उसका कोई यहाँ गलत यहाँ पर कोई यहाँ पर स्थिति न बिगड़ने पाए, क्योंकि वहाँ पर कई सांप्रदायिक हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। अब उन खबरों में कितनी सच्चाई, उन वीडियोस में कितनी सच्चाई है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान आया है, उसको हम लोग सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आई है भारत में तमाम दलों के नेताओं की ओर से, शिवसेना के नेता संजय राउत ने उस पर लेकर के कुछ कहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या उस मामले में विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं। और सर्वदलीय बैठक के बाद S जयशंकर का बयान अगर आता है फिर जल्दी ही हम आपको वो भी सुनवाएंगे। शंकर राय चौधरी पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, उनका बाइट हम लोगों के पास है, उन्होंने जो कहा है इस मसले को अंग्रेजी में है, लेकिन उसको सुनते हैं काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, शंकर राय चौधरी सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, जनरल शंकर राय चौधरी, और बांग्लादेश की सीमा पर जो भारत से लगती सीमा है उस पर सेना को भी सतर्क रहने को कह दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। तो एक बार सुनते हैं जनरल शंकर राय चौधरी क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ेंगे कि इस मामले में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले सुनते हैं जनरल शंकर राय चौधरी को, जो पूर्व थल सेनाध्यक्ष हैं। Of course it is. A neighboring country has a widespread disturbances. Yes, of course there is cause for concern. It's a challenge and we have to be very, very, very careful. All the defense forces. Well, at present the border forces, but yes, naturally. So that's a neighboring country sector, intelligence sector. What's your answer? Well, all measures are based on intelligence. So we have got to set up, and we have surely set up, intelligence sources to deal with it. तो जनरल शंकर राय चौधरी हैं, और इस मामले में अभी जो विदेश मंत्री S जयशंकर की प्रतिक्रिया है, उनका कहना है कि वहां पर लगभग 12-13 हजार भारतीय मौजूद हैं बांग्लादेश में, लेकिन अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उनको तुरंत भारत वापस लाया जाए। यानी स्थितियां अभी इस तरह से हैं कि नियंत्रण में है, और भारतीय वहां पर जो हैं बांग्लादेश में इस समय वो सुरक्षित हैं। अब इस मामले में इसको लेकर क्या कह रही हैं शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, एक बार सुनते हैं उनको। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वो भारत
देखिए इम्पोर्टेंट है जो बैठक हुई है कल सीसीएस की, क्योंकि जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। और एज अ सिचुएशन इवॉल्व्स उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे किसी तरीके की स्थिरता आएगी, क्योंकि ये अस्थिरता पूरे साउथ एशिया के लिए ठीक नहीं है और ख़ास करके भारत के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जी, इसके साथ ही मैम याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी मांग कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर अब तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बनाए रखा है। अब तक ईडी से उनको बेल मिल चुकी है, सीबीआई का बेल अभी बाकी है। जिस तरीके से रातों रात उनको अरेस्ट कर लिया ईडी से, जैसे ही उनको बेल मिली वैसे ही रातों रात सीबीआई ने आकर उनको अरेस्ट किया है। वो दिखाता है कि ये अरेस्ट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई तथ्य और सत्य नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कैसे एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, खास करके उन लोगों के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जम के लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, सदन को गुमराह करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देगी। जिस तरीके से अपनी सरकार का बचाव करते हुए कृषि मंत्री पाए गए, एक तो शिवराज सिंह चौहान जी की गलती नहीं है, जो उनकी प्रीवियस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो लीपापोती की है उसको साफ करने की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। एक पॉपुलर मुख्यमंत्री को केंद्र में लाया गया है उनको सिर्फ झूठ परोसने के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सदन के अंदर आकर एमएसपी से लेकर किसानों की मौतों तक लेकर यूरिया के दामों को लेकर हर चीज़ में उन्होंने केंद्र सरकार के बचाव में काफ़ी सारी चीज़ ऐसी परोसी हैं जो सत्य नहीं है। तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन हमारा अधिकार होता है, कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, उनके एमपीज़ का अधिकार है, तो वो उसको ला सकते हैं। जी मैम, सीएम जो है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वो भी दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं, 3 दिन तक रहेंगे वो दिल्ली और तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इंडिया ब्लॉक के शायद मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सोनिया गांधी, क्या कहेंगे मैम, क्या शेड्यूल है, क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि उनकी कर्टेसी विजिट्स हैं, वो दिल्ली हर साल आते रहते हैं, तो उसी के चलते हमारे एमपीज़ इलेक्ट होकर आए हैं, तो पार्लियामेंट की सेशन जारी है, तो उन सबसे मुलाकात करेंगे। सीनियर लीडर्स जो महाविकास अघाड़ी के हैं उनसे मुलाकात होगी। आने वाले चुनाव में जो आने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर चर्चा होगी और उन सभी से संवाद होगा जो मैं मानती हूँ कि स्ट्रैटेजी जो तय करनी है, निर्धारित करनी है, उससे उनके डिसीजन मेकिंग होगी कि आने वाले समय में कौन कैसे लड़ रहा है, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वो जो महाझूठी गठबंधन है महाराष्ट्र को उनके चुंगल से हटाया जाए। जी, इंडिया ब्लॉक के आज प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग की जाती है। देखिए, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस हमारे देश में बहुत लोगों के पास नहीं है और कोई भी मेडिसिनल या ऑपरेशंस होते हैं या भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। उस पर आप जीएसटी लगाएं, हेल्थ इंश्योरेंस पे आप जीएसटी लगाएं, वो बिल्कुल ही नागवारा है। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने उनको लिखा है, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इस मुद्दे को उठाया है, 0 आर पे इसकी मांग उठी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नितिन गडकरी जी ने निर्मला सीतारामन जी को लिखा है। तो बांग्लादेश की आग भारत पहुंची और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में विपक्ष के कई नेता वहां पहुंचे, सरकार के भी कई प्रतिनिधि रहे और विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहां करीब 12-13 हजार भारतीय हैं जो बांग्लादेश में इस समय मौजूद हैं, लेकिन उनको तत्काल अभी बुलाए जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर सुरक्षित हैं और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं हम, ऐसा उनका कहना है। और सरकार लगातार वहां की गतिविधियों को, वहां की घटनाओं को ऑब्जर्व कर रही है। सरकार, विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान आया है, उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से वहां पर
जो स्थितियां घट रही हैं और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आना पड़ा है, इन सारी चीजों पर निगाह है। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जो वहां पर मौजूद हैं बांग्लादेश में जो भारतीय हैं उनको तत्काल बुलाया जाए। इस मामले में विपक्ष के कई नेताओं के भी बयान आ रहे हैं और इस जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई इसे लेकर विपक्षी नेताओं का भी कहना है कि वो सरकार के साथ है। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है कि वो सरकार के साथ है इस पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। बांग्लादेश की एक लंबी सीमा उसके साथ जुड़ी हुई है, सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है वो बांग्लादेश की वो अपने भारत में पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है। तो इस मामले में लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, संसद में भी इस पर चर्चा की मांग की गई है। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी की ओर से, और राज्यसभा में बांग्लादेश के मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है राजीव शुक्ला की ओर से। तो इस पूरे मसले पर, बांग्लादेश के मामले पर, बांग्लादेश को लेकर के भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, भारत को क्या कदम उठाए जाने चाहिए और वहां के हालात पर नजर रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में चर्चा का नोटिस दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव करा के जरिए इस पे चर्चा कराई जानी चाहिए, यह कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह नोटिस दिया गया है। इसके अलावा जो सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक के बाद भी तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्षी नेताओं की, और यह कहा जा रहा है कि वो सरकार के साथ है इस मसले पर। अब सरकार अगला क्या कदम उठाती है इसको लेकर, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं अमलेंदु जी, और ये निशाना साधा जा रहा है, बल्कि विपक्ष के भी कई नेताओं ने शेख हसीना सरकार पर निशाना साधा कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है उसकी जिम्मेदार वही है, और सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर शेख हसीना को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि अब आगे भारत सरकार का किस तरह से रुख रहता है और वहां की घटनाओं का प्रभाव भारत में न पड़े, उसे लेकर जैसे अभी जनरल शंकर राय चौधरी बता रहे थे कि सतर्क रहने की जरूरत है, और चूंकि बिल्कुल केवल ऐसा नहीं है कि भौगोलिक रूप से ही बांग्लादेश बिल्कुल मिला हुआ है, वहां की संस्कृति, वहां की राजनीति, बहुत सारी चीजें, अर्थव्यवस्था, वो सब भारत से काफी कुछ एक गवर्न होती है, प्रभावित होती है। वो भी प्रभावित होती हैं। और समीर जी, जो लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था A1 A2, उनमें से एक का जो है वो काफी ज्यादा व्यापार बांग्लादेश में है, और शेख हसीना वाजिद के वहाँ प्रधानमंत्री रहते हुए उनका व्यापार वहाँ भी खूब फला फूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो विपक्ष का आरोप ये है कि उनके लिए वहाँ डील कराई गई थी, उन्हें ए के लिए, सज्जन के लिए। तो ये यानी कि ये सिर्फ सामरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी राजनीति के हिसाब से नहीं, भारत के व्यापार के हिसाब से भी देखा जाए, और खास तौर से जो राहुल गांधी ने जिनको A1 A2 कहा था, हाँ, घराना व्यापार, उनके लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब जाहिर सी बात है कि सरकार की तो इस पर नज़र होगी ही कि बांग्लादेश में क्या क्या होता है। उससे अलग हटकर समीर जी देखिए, बांग्लादेश में जो परिस्थितियाँ हैं, शेख हसीना वाजिद वहाँ थी तो उन्होंने वहाँ जो कट्टरपंथी थे उनको उठने नहीं दिया। अब वो उनकी अंदरूनी राजनीति हो सकती है कि उन्होंने वहाँ किस तरीके से क्या किया क्या नहीं किया, ठीक उसी तरीके से हमारे देश की अंदरूनी राजनीति हो सकती है कि मोदी जी ने यहाँ के विपक्ष के साथ क्या किया। लेकिन बाहर जब जाएंगे तो बाहर फिर ये बात नहीं होगी कि साहब मोदी जी ने यहाँ विपक्ष के साथ ये किया और विपक्ष ने मोदी जी के साथ ये किया। बाहर जाके सब भारत के ही लोग होंगे और भारत की एक राष्ट्र के तौर पर वहाँ हम प्रकट करेंगे अपने को। तो इसीलिए जो वहाँ की समस्याएं हैं बांग्लादेश की, उसके लिए शेख हसीना ने क्या किया वो उनका सिर दर्द है। लेकिन बांग्लादेश में जो परिस्थितियाँ अब बन रही हैं उससे भारत पे क्या असर पड़ेगा ये देखने की चीज़ है। देखिए, जब जब वहाँ कुछ टर्मोइल होता है बांग्लादेश में, थोड़ी सी परिस्थितियाँ खराब होती हैं, तो वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, यानी वहाँ के जो अल्पसंख्यक जो भारत के बहुसंख्यक हैं यानी हिंदुओं पे, वो हमले लगातार बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव के दौरान बांग्लादेश गए थे तो पहले तो ये था कि वहाँ की जो जमात इस्लामी के लोग हैं वो प्रधानमंत्री का बड़ा स्वागत कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि वहाँ गए थे और बंगाल का चुनाव नज़दीक में था तो वहाँ वो मतुआ मंदिर चले गए, और उसके बाद प्रधानमंत्री जब लौट के आए हैं तो पूरे बांग्लादेश में आग लगी हुई थी, और उसका खमियाजा प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा का वहाँ के हिंदुओं को, अल्पसंख्यक हिंदुओं को उठाना पड़ा। ज़बरदस्त तरीके से वहाँ जान और माल का नुकसान हुआ। तो यानी कि जो भी कुछ होता है उसका नुकसान वहाँ के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको उठाना पड़ता है, और उसका असर भारत की राजनीति पे पड़ता है, भारत
पे भी पड़ता है। तो हमको ये ध्यान रखना है। अब जैसे अभी खबर आई कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो बेगम खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जेल में थी, उनको सजा हुई है, तो उनको रिहा करने के आदेश दे दिए, वो बाहर आ गई हैं। सेना वहाँ पहले से ही जो है, वहाँ सेना के दो विद्रोह वहाँ हो चुके हैं, और जनरल इरशाद जो थे उन्होंने विद्रोह किया था, सैन्य शासन वहाँ हो गया था। उसके बाद फिर वो उन्होंने अपनी बनाई जातीय पार्टी बनाई, हालांकि वो नंबर 3 की पार्टी है, बेगम खालिदा जिया की पार्टी नंबर 2 की, और नंबर 1 की पार्टी शेख हसीना की। अभी भी शेख हसीना की पार्टी ही नंबर 1 की है, लेकिन जो नंबर 1 की पार्टी और जो सबक लेने की चीज़ समीर जी, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो वहाँ परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, यानी कि वहाँ अगर बेगम खालिदा जिया या जातीय पार्टी या सेना अगर वहाँ प्रभुत्व में रहती है, तो वहाँ सांप्रदायिक ताकतें फलेंगी फूलेंगी और उनका प्रभुत्व बढ़ेगा। शेख हसीना के बेटे हैं, उनका बयान आया है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है, और ये शेख हसीना के बेटे का अपनी अंदरूनी राजनीति के हिसाब से बयान हो सकता है समीर जी, लेकिन भारत की राजनीति के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बयान है। क्योंकि अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पे जाएगा, तो हम मतलब भारत की फिर चिंता वैसी हो जाएगी जैसी जब पाकिस्तान एक था तब भारत की चिंता थी, यानी हम दो तरफ पाकिस्तान से घिरे हुए थे, और अब हमारी तरफ दो पाकिस्तान हो जाएंगे। तो ये भारत की चिंता बांग्लादेश को लेकर के हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ किस तरह से बिगड़ रही हैं। वहाँ का आंदोलन है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जनता आंदोलन कर रही है, वो ठीक है, जनता आंदोलन कर रही है, और हर देश की जनता को अपने आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन उस आंदोलन की आड़ में और उस आंदोलन पर सवार होकर अगर कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आ जाती हैं, और सेना और राष्ट्रपति मिलकर अगर वहाँ बेगम खालिदा जिया का या जातीय पार्टी का या और कट्टर समूहों का या जमात इस्लामी का अगर वहाँ प्रभुत्व करा देते हैं और सत्ता पर उनको काबिज करा देते हैं, तो ये भारत के लिए एक नई मुसीबत होगी। यहाँ अमेरिका का रोल भी बहुत खराब समझा जा सकता है समीर जी। बेगम खालिदा जिया क्या कर रही थी उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका के बार बार बयान आए कि वो उसको मान्यता नहीं देता है जो वहाँ जो चुनाव हो रहे हैं। तो यानी अमेरिका का दखल भी वहाँ बढ़ा हुआ है। तो अमेरिका के दखल की वजह से क्या बांग्लादेश में परिस्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, जैसी पाकिस्तान में ख़राब हुई, इमरान खान ने साफ साफ आरोप लगाए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चीज़ें हैं, बहुत गहराई में इसमें जाना पड़ेगा फिर उसको लेकर के, लेकिन बहुत सारे मसले हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। दूसरा जो भारत को सबक लेने की बात है समीर जी, उस पर आते हैं हम कि भारत को जो सबक लेना है, भारत को सबक ये लेना है कि यहाँ जैसा उन्होंने किया शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में, कुछ उसी तरीके की चीज़ें यहाँ की जा रही हैं। अब ये पता नहीं कि रोल मॉडल क्या शेख हसीना वाजिद बन गई हैं यहाँ। वहाँ भी 2018 में एक डिजिटल बिल लाया गया कि उसको कंट्रोल करने के लिए, जो डिजिटल मीडिया है उसको कंट्रोल करने के लिए और प्रेस को कुचलने के लिए, और उसका प्रभाव ये हुआ कि शेख हसीना वाजिद जो थी वो मजबूती के साथ वहाँ जम गई और प्रेस के अधिकारों का हनन हुआ। भारत में भी चर्चा ये चल रही है कि यहाँ भी एक ब्रॉडकास्ट बिल लाया जाना है। तो यानी वो सबक जो है वो क्या लिए जा रहे हैं शेख हसीना वाजिद से। अगर वो शेख हसीना वाजिद से सबक लिए जा रहे हैं, बांग्लादेश से वो सबक लेकर के यहाँ बिल लाया जा रहा है, तो बांग्लादेश में क्या हुआ ये सबक भी फिर पहले ही लिया जाना चाहिए। उस बिल को लाने के बाद वहाँ किस तरीके से मीडिया को क्रश किया गया, डिजिटल मीडिया पे लगाम कसी गई, उसका परिणाम आज इस तरीके से बांग्लादेश में निकल कर आया है। यदि यहाँ भी जो है जिस तरीके से अमित शाह कह रहे थे चंडीगढ़ में कि विपक्ष को चे करने, चे मैं करने दो या चे मैं करने दो, कुछ इस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। आएंगे 2029 में मोदी जी, अगर इस तरीके की बात करना चाहते हैं तो फिर ये सबक भी लेना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहाँ भी जिस तरीके से प्रेस को क्रश किया गया और जिस तरीके से डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाया गया, उसकी परिणति बांग्लादेश की कल की घटना में हुई है। तो सबक बहुत से लेने को हैं। हालांकि अभी हाल ही में जो चुनाव भी हुए थे उसको लेकर के भी बड़े सवाल उठे थे कि चुनाव में पारदर्शिता नहीं थी, और जिस तरह से एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ शेख हसीना सत्ता में उन्होंने वापसी की थी, उस सारी चीज़ों को लेकर के, और ये कहा जा रहा था वहाँ की पूरी घटना को जो पूरा उनके इस शासनकाल का जो विश्लेषण किया जा रहा है वो ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर तानाशाही की कोशिश की जाती है, सरकारें एक तानाशाही प्रवृत्ति अपनाती हैं शासन में, सत्ता में, तो वो कहीं घातक होता है बजाय इसके कि कोई सैन्य शासन हो या फिर कोई आर्मी रूल हो या तानाशाह कोई शासन कर रहा हो। तो वही आरोप शेख हसीना पर लगे थे और उन सारी चीज़ों की परिणति बताई जा रही है जो आज जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी विपक्षी नेताओं का, राहुल गांधी का भी बयान आया है कि सरकार के साथ है, इस पूरे बांग्लादेश को लेकर के नजर रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, हालात पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां की घटनाओं को यहां देखते रहने की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा इस लिहाज से कि किसी भी तरह की कोई वहां गलत जो फेक न्यूज जिसको कहा जाता है कहीं वो अपना असर यहां न दिखाने पाए, उससे सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि इस तरह के जो वीडियोस आए और अक्सर आते हैं उनको देखना चाहिए कि ये क्या है, कहां के हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे वीडियोस को हमारे यहां के किसी हिस्से का बता करके कहीं चलाया जा रहा हो। तो इन सब चीजों को लेकर के बेहद सतर्क, सावधान रहने की जरूरत है और अपने दिमाग से सोचने की जरूरत है उनके बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में। इसके अब इस पूरे मसले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। वहां चर्चा की मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है ये तो देखना होगा अभी जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, संसद की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन अब भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर डालें तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के तहत शिवसेना के नेता, शिवसेना यूटी जिसको शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, चूंकि अब वो दो भागों में बट गया है, पार्टी बट चुकी है, तो उसके शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे आज 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली में है। कांग्रेस के कई नेताओं से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से और अन्य नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें होनी हैं। ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और लोकसभा में उसको बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिला। वहीं एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान हुआ और उस नुकसान के पीछे बताया यह जा रहा है कि जिस तरह से वहां सरकार सत्ता में बने रहने की ख्वाहिश थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके तहत उसने जो वहां पर काम किए, सबसे ज्यादा नुकसान वहां की आम जनता में उसकी ये कार्य प्रणाली, और इसी वजह से पार्टी भी काफी अलोकप्रिय हो गई, जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा चुनाव परिणाम में। तो महाराष्ट्र के नेता बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे। इसका क्या राजनीतिक असर यहां पर दिखाई पड़ने की संभावना है अमलेंदु जी, उस समय जबकि अभी ये पूरा का पूरा बांग्लादेश का मुद्दा संसद में भी छाए रहने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। तमाम सर्वदलीय बैठक के बाद बहुत सारे नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा कितना मायने रखता है? ये उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा बहुत मायने रखता है और संजय राउत जो शिवसेना उद्धव के सांसद हैं उनकी बाइट भी है, वो बयान आ गया है उनका कि उद्धव ठाकरे यहाँ आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे, अखिलेश यादव से मिलेंगे और तमाम लोगों से मिलेंगे और रणनीति तैयार की जाएगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर। सीटों के तालमेल पर भी बातचीत होगी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत नज़दीक है और जो वहाँ का एनडीए गठबंधन है जिसे वहाँ महायुति कहा जा रहा है, उसमें बहुत टूट फूट है और वहाँ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट एक तरीके से देखा जा सकता है। खासतौर से बीजेपी की रणनीति को लेकर वहाँ सहयोगी दलों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को तगड़ी चुनौती देगा। हालांकि जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और जनता भी उसी मूड में दिखाई पड़ रही है और इसलिए इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिशें ये की जा रही हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं भी कोई किसी तरीके का मनमुटाव नहीं होने पाए। किसी को कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी दी जाए, लेकिन पहला लक्ष्य ये है कि वहाँ किसी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए, यानी महाविकास अघाड़ी जो है उसकी सरकार बनाई जाए। इसी रणनीति को लेकर ये वहाँ काम चल रहा है और उद्धव ठाकरे इसी रणनीति के तहत दिल्ली आ रहे हैं। तो सुनते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे संसद की कार्यवाही में, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन उससे पहले एक बार सुन लेते हैं कि उद्धव ठाकरे की इस यात्रा को लेकर संजय राउत का, शिवसेना नेता है संजय राउत, उनका क्या कहना है। जी हाँ, शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ रहे हैं और जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है और इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी है, कांग्रेस के नेताओं से होगी, एनसीपी के नेताओं से होगी, पवार साहब है यहाँ दिल्ली में। तो महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से ही उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए
और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। और हमें विश्वास है जैसे लोकसभा में ये हुआ वैसे ये हो जाएगा। तो शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का दिल्ली का 3 दिन का दौरा है, उसको लेकर क्या उनकी बैठकें हैं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ, कांग्रेस के कई नेताओं के साथ, सोनिया गांधी के साथ बैठक है, उसकी जानकारी दे रहे थे संजय राउत। और अब एक बार रुख करते हैं, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लोकसभा का रुख करते हैं, वहां पर इस समय क्या चल रहा है। किया गया बेंचमार्क नौकरियों में भी सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण बढ़ा करके 4% किया गया। उन्होंने उड़ी और खेलों का जो उन्होंने उल्लेख किया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, ग्वालियर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर में प्रारंभ किया गया लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें दिव्यांगजनों की उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के खेल के कोर्ट का वहां पर निर्माण कार्य कराया गया, जिसमें दौड़ने से लेकर स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, हॉकी और सब वॉलीबॉल, सब तरह के खेलों के लिए अलग अलग कोर्टों का निर्माण कराया गया। और यह देश का दिव्यांगजनों के लिए समर्पित पहला खेल केंद्र है जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से प्रारंभ किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से खेलकूद की गतिविधियों में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों का परिणाम यह है कि हमारा जो पिछला ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। उस पैरा ओलंपिक खेलों में हमारे देश से 54 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, जिसमें 19 मेडल जीत करके हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जीत करके आए थे। इसी तरह से उसके पहले ब्राजील में रियो में हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, जिसमें हमारे 19 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे और 4 मेडल जीत करके आए थे। ये 16 में हुआ था और 16 के बाद में फिर जो टोक्यो ओलंपिक का 4 साल के बाद जो दूसरा खेल हुआ, जिसमें हमारे देश के 54 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए, 19 मेडल जीत के आए। ये इस बात को बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित भावना के साथ में काम कर रही है। उन्होंने जहां तक दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति का पेंशन का उन्होंने प्रश्न उठाया, पेंशन के संबंध में सभी राज्य सरकारों की अलग अलग उनकी राशियां होती हैं, कहीं कम दी जाती है, कहीं ज्यादा दी जाती है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि उड़ीसा के संबंध में उन्होंने ये कुछ बातें जानकारी चाही थी। उड़ीसा राज्य के कटक में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसमें रोगी उपचार के लिए 200 बिस्तर के अस्पताल की सुविधा है। और यह जो अस्पताल है, ये सर्जिकल सुधार की पेशकश करने वाला दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा अस्पताल है। और नैदानिक उपचार, चिकित्सीय सेवाओं, सहायक उपकरण समर्थन, वहां पर चिकित्सीय सेवाओं के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण का काम भी किया जाता है। और साथ ही साथ आजीविका के सृजन के लिए कौशल विकास के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को भी वहां पर आगे बढ़ाने का काम उस केंद्र के माध्यम से किया जाता है। इस केंद्र में जहां पर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसके साथ ही साथ भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास से संबंधित विभाग है, जो विकृति सुधार जैसी महत्वपूर्ण सर्जरी को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रोस्थेटिक्स, आर्थोटिक्स विभाग, कृत्रिम अंग जो निर्माण दिव्यांगजनों के लिए बनाए जाते हैं, वो बनाने का काम। तो लोकसभा, राज्यसभा में प्रश्नकाल अभी चल रहा है और बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दोनों जगहों पर, लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने और राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ल ने दिया हुआ है। तो एक बार राज्यसभा का भी रुख करते हैं, वहां क्या चल रहा है, प्रश्नकाल में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। चलते हैं राज्यसभा। मुझे पूरे देश सहित विशेषकर बिहार के पटना में प्राइवेट अस्पताल के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय, स्वास्थ्य हमारे मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा कहा जाता है। महोदय, 2005 के पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था बहुत ही लचर थी। अभी जो पिछले 2005 के बाद से जब एनडीए की सरकार बनी है, तो वहाँ के अस्पतालों का, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसमें थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन
महोदय, मैं आपको एक विशेष जो खास करके पटना जैसे शहरों में जो है जगह जगह पे जिस तरह से किराना का दुकान खुलता है उस तरह से वहाँ पे निजी अस्पताल खोल दिया गया है और भ्रामक तरीके से लिखा जाता है मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ICCU, CCU, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा वहाँ पे लोगों को नहीं मिलती है। आए दिन जो है अस्पताल के मरीजों के परिजनों और उनके हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसके साथ आए दिन झगड़ा होते रहता है। हमारी सरकार ने आयुष्मान जैसे योजनाओं को लागू किया जिससे कि लाखों और करोड़ों लोगों को इसका लाभ भी, गरीब लोगों को लाभ भी हुआ है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, खास करके हमारे गरीब प्रांत पटना के में, उस अस्पतालों का जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के संरक्षण में वहाँ जांच किया जाए और यह पता कराया जाए कि जो सुविधा वो बोल रहे हैं वो सुविधा लोगों को दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अगर दे पाते हैं तो इसका मानक क्या है और जो बेवजह जो है लोगों को लूटा जाता है और एम्बुलेंस और जो अस्पताल के मैनेजमेंट के बीच जो नेक्सस है उसको जो है समाप्त करने के लिए सरकार इस दिशा में पहल उठाए। यही आग्रह करने के लिए मैंने आज यह विषय उठाया। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री शंभू शरण जी। ऑनरेबल श्री वाई को concern over frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lankan Navy. Honorable Chairman, Deputy Chairman, and my beloved colleagues of this House, I have raised an important issue in which the fishermen of Tamil Nadu continuously they are attacked by the Sri Lankan Navy, killed, and the राज्यसभा की कार्यवाही हम देख रहे थे। लोकसभा राज्यसभा में अभी प्रश्नकाल चल रहा है। बांग्लादेश के मुद्दे पर वहां जो आग लगी है, वहां पर जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ करके बाहर आना पड़ा, भारत में उन्होंने अभी फिलहाल हैं। उसके अलावा वहां एक अंतरिम सरकार के सेना के नेतृत्व में या सेना की देखरेख में एक अंतरिम सरकार के गठन की योजनाएं बन रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को राष्ट्रपति ने रिहा करने की अनुमति दे दी, उनको रिहा कर दिया गया। ये इन सारी स्थितियों पर चर्चा के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि अभी वहां पर बहुत सारे भारतीय भी हैं, करीब 12 से 13 हजार तक भारतीय बांग्लादेश में मौजूद हैं, लेकिन तुरंत उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है सरकार। सर्वदलीय बैठक में कई पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया। सर्वदलीय बैठक का मतलब ही यही है कि जो सारे नेता हैं उसमें जिनका संसद में और लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है और उन सब नेताओं को बुलाया गया। लेकिन यहाँ भी एक बात सामने आ रही है और जैसा कि सरकार पर आरोप लगता है कि कई मामलों में, चाहे वो देश हित से जुड़े मामले हों, विदेश नीति से जुड़े मामले हों, अक्सर वहाँ पर राजनीति करने के आरोप लग जाते हैं। वही आरोप एक बार फिर सरकार पर सर्वदलीय बैठक को भी लग रहा है आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी जाती है, जो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं, तो यह मामला भी संसद में उठेगा कि कुछ पार्टियों को खास तौर पर क्या टारगेट किया जा रहा है, उनको न बुलाए जाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। अमलेंदु जी, इसको लेकर मुझे लगता है कि अब एक राजनीति का और एक अपने खुद पर सरकार ने हमलावर होने का विपक्ष के पास एक और मौका दे दिया है। बिल्कुल, ये ओछी राजनीति है समीर जी। ये सरकार को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब ये जानबूझ के की गई है या गलती से ऐसा हो गया, इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर गलती से हो गया तो क्षम्य है और जानबूझ के किया गया तो ये बहुत बड़ा अपराध है। विदेश नीति के मामले पे आपको देश के छोटे से छोटे समूह को भी लेकर चलना पड़ेगा और सर्वदलीय बैठक जब आप बुला रहे हैं तो सारे दलों को इसमें बुलाया जाना चाहिए और बुलाया जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर नहीं बुलाया गया तो ये एक गंभीर बात है और उसको सरकार को दिखवाना चाहिए कि ये चूक किस स्तर पे हुई, अगर चूक है तो, और अगर जानबूझ के किया गया तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपकी रणनीति है। और ये हम लोग जो अपने स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स देख रहे हैं, कुछ तख्तियां लेकर संसद भवन के बाहर जो तमाम नेता, विभिन्न पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता यहाँ खड़े हैं, वो जीएसटी पर जो 18% जीएसटी मेडिकल इंश्योरेंस पर है, जिसको लेकर के नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा था, उसका विरोध कर रहे हैं। और आज के अखबार
अखबारों में वित्त राज्य मंत्री के हवाले से यह खबर भी छपी है कि इस मद में सरकार को काफी आमदनी होती है, यानी जो मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित तो उसके प्रीमियम पर जो 18% का जीएसटी लगता है उसको विपक्षी नेता और यहां तक कि पार्टी के जो सरकार के बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी खत्म करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन सरकार के लिए वो एक कह लीजिए कि सोना उगलने वाली चीज है, जिसको उसी मुद्दे पर ये विपक्षी नेता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस प्रदर्शन में दिख रहे हैं, राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, शरद पवार दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भी एक सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी इस पर सवाल उठा चुके हैं, तो और उसी पर अब विपक्ष इस तरह से अगर प्रदर्शन कर रहा है तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो संसद में आने वाले दिनों में और आज भी इस पर चर्चा के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल की जाएगी और राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे और एक ये गंभीर मसला है। ममता बनर्जी ने भी इस पर खुलकर चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को और नितिन गडकरी के सुर में सुर मिलाया। नितिन गडकरी ने खुद चिट्ठी लिखी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो उनकी मंत्रिमंडल की सहयोगी हैं, और बहुत मतलब सख्त शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, शर्मनाक जैसी बातें भी कही उन्होंने। और ये गंभीर मसला है, समझ लीजिए कि आप एक तो हर व्यक्ति को आप स्वास्थ्य दे नहीं पा रहे हैं, उसका स्वास्थ्य पे बजट आप कम करते चले जा रहे हैं, और इधर आप व्यक्ति अगर इंश्योरेंस लेकर के अपना कुछ सिक्योर करना चाहे अपनी ज़िंदगी को, तो आप उस पर भी 18% जीएसटी लगा दे रहे हैं, तो प्रीमियम पर। यानी ये खाल खींचने वाली जो मुहावरा है उसको चरितार्थ करती हुई भारत सरकार नज़र आती है कि आप स्वास्थ्य बीमा पर और बीमा पर भी आप जो 18% जीएसटी ले रहे हैं, जबकि पहले ये जीएसटी नहीं होती थी। तो 70 सालों तक जीएसटी नहीं रही बीमा पे, स्वास्थ्य बीमा पे, लेकिन ये पहली सरकार है 70 सालों में मोदी जी की जो स्वास्थ्य बीमा पर और बीमा पर भी जो है वो जीएसटी लगा रही है। तो इसी का विरोध किया जा रहा है, पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। और स्वयं नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर इस पर अपना विरोध दर्ज कराया था। बहुत सख्त शब्दों में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। जी, ये बताता है कि जाहिर तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर विरोध है कि ये कितने महत्वपूर्ण चीज पर, जो कि लोगों के जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, वो खुद मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन उस पर जो प्रीमियम देते हैं सरकार उस पर 18% जीएसटी को भी माफ नहीं कर पाती है। सरकार वहां से भी टैक्स वसूल लेती है और इसको लेकर के बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि सरकार कहां से लोगों से की जेब से टैक्स के रूप में पैसा निकाल ले रही है। बांग्लादेश में जो चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है, वहां पर जो बांग्लादेश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर उस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कांग्रेस के। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने और राज्यसभा में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने। मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं कि इस मामले में और बांग्लादेश को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो सोच रहे हैं और क्यों इस स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है उन्होंने, क्या चर्चा की अपेक्षा वो कर रहे हैं। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। तो सर्वदलीय बैठक तो एस जयशंकर ने बुलाई थी, लेकिन उस पर लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए, जरूरी है, संवेदनशील मसला है, यह कहना है मनीष तिवारी का। और मनीष तिवारी ने लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है। अब वो नोटिस स्वीकार किया जाता है नहीं किया जाता है, कुछ देर में 12 बजे के बाद पता लग जाएगा कि उसको स्पीकर ने और राज्यसभा में सभापति ने स्वीकार किया है या नहीं। लेकिन बांग्लादेश को लेकर के बहुत गंभीर स्थिति वहां पर बनी हुई है और उसको लेकर भारत में भी काफी चिंता जताई जा रही है कि वहां की स्थिति से कैसे निपटना है। और वहां जो भारतीय रह रहे हैं 12-13 हजार जो डेटा दिया है एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने, वहां के भारतीयों के बारे में उनका कहना है अभी वो सुरक्षित है और तत्काल उनको वापस बुलाने की कोई जरूरत अभी नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए उनको अभी नहीं बुलाया जाएगा। और वहां पर स्थिति पर नजर रखे हुए है भारत सरकार, यह कहना है विदेश मंत्री का।
तो बांग्लादेश को लेकर इस समय राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। कई नेताओं ने उसको लेकर चिंता जताई है और इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि बांग्लादेश में जो वहां की आंतरिक राजनीति है और इस तरह वहां पर गंभीर हो गई कि अचानक शेख हसीना प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भारत आना पड़ा और अब वहां एक अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है। सेना के निर्देशन में, सेना के ऑब्जर्वेशन में वहां पर अंतरिम सरकार बनती है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां जो भी सरकार बनेगी उसके साथ भारत के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहेगा। लेकिन चूंकि बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा, उसकी एक बड़ी सीमा भारत की सीमा से लगती है, भारत के कई राज्यों से उसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। विपक्षी नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में भारत सरकार का जो रुख है उसे विपक्षी नेताओं का, विपक्षी दलों का पूरा समर्थन है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी यह प्रतिक्रिया आई। जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में विपक्ष और सत्ता पक्ष कुछ नहीं होता है और जैसा अभी थोड़ी देर पहले अमलेंदु उपाध्याय जी ने बताया कि इस पर हमेशा ऐसे मामलों में सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, बुलाई जाती रही है, परंपरा रही है। लेकिन इस सरकार में ये परंपरा थोड़ी कमजोर हुई है। पर बांग्लादेश के मामले में जिस तरह से सरकार ने पहल की, उसे लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने, सत्ता पक्ष के भी कई वरिष्ठ मंत्री उसमें शामिल रहे और विपक्षी नेता भी शामिल रहे, तो इसे एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। लेकिन यहां भी सत्ता पक्ष की ओर से कुछ कमियां रह गई, जिसका उल्लेख आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ नेता संजय सिंह कह रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को इस सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। जी बिल्कुल समीर जी, ये गंभीर मसला है और सरकार को इसको देखना चाहिए। और जो बात आप कह रहे थे कि वहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, तो कांग्रेस की जो एनसीपी है, नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसकी सांसद है फौजिया खान, उनकी अभी बाइट आई है और उनका वक्तव्य उनका है कि ये गंभीर विषय है। ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्ष विरोधी ताकतों ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है। ये हमारे देश के लिए भी एक गंभीर मुद्दा है। अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए और सभी दलों की सहमति होनी चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर संसद में बयान देना चाहिए। ये फौजिया खान जो एनसीपी की सांसद हैं, उनका बयान है, वक्तव्य है समीर जी। तो अब सरकार से इस पर चर्चा की मांग तो हो ही रही है। इस तरह प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं, दोनों सदनों में दिए गए हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब इसको स्पीकर महोदय जो है दोनों सदनों के स्वीकार करते नहीं करते हैं, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये मसला गंभीर है और इस पर चर्चा होनी चाहिए और जब चर्चा होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस पर कुछ बात करेंगे और भारत की जो विदेश नीति है, खासतौर से बांग्लादेश को लेकर की जो नीति होगी उस पर बातचीत इस पर होगी और एक सुविधा सरकार को भी होगी अपनी नीति स्पष्ट करने में, ताकि दुनिया को हमें क्या संदेश देना है ये भी बात हो सके। बिल्कुल। और अभी जो पता चल रहा है, जो सर्वदलीय बैठक में चूंकि सारे विपक्षी नेताओं ने सरकार का साथ दिया है, इस मामले में वो सरकार के साथ हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, उसके संकेत दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी ये बात आई है, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी, दूसरी दलों की ओर से भी। और लेकिन उस बैठक में कई सवाल पूछे गए, खासतौर से जो नेता प्रतिपक्ष सदन में, लोकसभा में राहुल गांधी की ओर से क्या सवाल पूछे गए हैं, अभी उनके बारे में पता चलता है या राहुल गांधी खुद उस पर कोई बयान देते हैं, जारी करते हैं तो वो बताएंगे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की बातें इसीलिए की जा रही हैं कि जो तमाम मसले हैं, जिस तरह की भारत की सोच है बांग्लादेश को लेकर के, हम लोग जो बातें कर रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी क्या कह रहा है। तो चर्चा अगर होती है इस मामले पर तो जाहिर तौर पर ये सबके सामने आएगा और उस पर सरकार का जो पक्ष होगा वो भी आएगा। बाकी जो तमाम लोगों की ओर से सुझाव होंगे सरकार को वो भी मिलेंगे। और जैसा अभी बताया अमलेंदु जी ने कि एनसीपी नेता फौजिया खान के बारे में इस बांग्लादेश की घटना को लेकर जो उन्होंने चिंता जताई है और एक गंभीर मुद्दा बताया है, सुनते हैं क्या कह रही हैं फौजिया खान। जी बड़ा गंभीर विषय है ये और ऐसे लगता है कि ये जो एंटी सेक्युलर फोर्सेस है उन्होंने बांग्लादेश कैप्चर कर लिया है और ये हमारे देश के लिए भी, हमारी सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर विषय है। इस पर हमने ध्यान देना चाहिए
क्योंकि अगर ऐसे यानी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे हैं या इस तरह के लोग वहाँ ताकतवर बन रहे हैं तो हमने इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होनी चाहिए, बराबर से एक धोरण तय होना चाहिए। ये इतना सिंपल विषय नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न विषय है। कल पीएम ने बैठक ली कैबिनेट में कमेटियां सिक्योरिटी पे और सारे टॉप मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे, राजनाथ सिंह से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर तक। ऑल पार्टी कंसेंसस होना चाहिए। हमारा देश कंसेंसस पे क्यों नहीं चलता है? सारे पार्टियों से मीटिंग करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने और सबके, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इसमें सबकी राय लेनी चाहिए। इन्होंने एक स्टेटमेंट देना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है और हम सबके देश का और अपनी सुरक्षा का विषय है। ऑल पार्टी मीटिंग अभी चल रही है, 10 बजे शुरू हुई थी। आप लोग यहाँ से कोई गया हुआ है? क्या है मुद्दा, क्या है, क्या कुछ मैसेज दिया गया? हमारे यहाँ से तो मुझे कोई कम्युनिकेशन है ऐसा नहीं लगता है। कौन सी मीटिंग चल रही है उसका मुझे अवेयरनेस नहीं है। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स यहाँ पे 10:30 बजे से प्रोटेस्ट। एनसीपी की नेता सांसद फौजिया खान है, कह रही हैं बांग्लादेश को लेकर के ही सभी इस समय चिंता जताई जा रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी लोगों को, और ये कहा जा रहा है कि सरकार को सबके साथ एक कंसेंसस सहमति बनानी चाहिए कि उस मुद्दे पर क्या सरकार का रुख होना चाहिए। इसीलिए संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का भी नोटिस दिया गया है। मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया है और राजीव शुक्ल ने राज्यसभा में बांग्लादेश पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विदेश राज्य मंत्री रहे और एक लंबा विदेश में काम करने का लंबा अनुभव रखने वाले लोकसभा सदस्य कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर ने भी बांग्लादेश को लेकर कुछ चिंता जाहिर की है, बयान दिया है। सुनते हैं शशि थरूर क्या कह रहे हैं। Dr. Tharoor, as we speak, the government calls on the all-party meeting in the parliament on the Bangladesh issue, and Dr. S. Jaishankar is to brief the meeting. What's your takeaway from the whole situation which is panning out in Bangladesh? Because Sheikh Hasina took off from Bangladesh. She landed in Delhi, in India. Your takeaway from this whole issue? Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them. That there is no other vested interests that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives. Having said that, we obviously have to be very much on alert. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals. One might hope this will calm down, especially because every sort of popular uprising is followed by some degree of anarchy. We all saw the pictures of looting, etc. yesterday. It may calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, then of course there is a risk even of refugees fleeing to our country, and that would be a matter of grave concern. Third, obviously, I'm sure that our High Commissioner and our staff there are safe and they're monitoring the situation closely, and I hope they're in touch with the new authorities as they emerge. We still don't know who is going to be in the interim government. Various names are being floated, but I think that's going to be an important contact. There are some understandable concerns in India about the increasing influence of the Jamaat-e-Islami, which has taken a very hostile attitude to India in the past, and possible meddling by China and Pakistan, which have always seen Bangladesh as a potential soft underbelly of India that they could fish in troubled waters in. And so therefore, again, we have to be alert, we have to do our own thing. But I believe it would be a mistake to take a hostile attitude to this change, even though we were strong supporters of the previous government, because it is not our business. And I don't think the Indian government will do that. I think the Indian government will accept whatever new reality emerges, that's my impression, and that they would actually work seriously with the new authorities, because peace and progress in Bangladesh is not only in the interests of the Bangladeshi people, it's also in our interests. We don't want an unstable or an unfriendly neighbor.
तो बांग्लादेश के में जो कुछ भी चल रहा है, जो वहां पर राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, प्रदर्शनकारी जिस तरह से वहां हावी हो गए, प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, वहां अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं, हिंसा की भी कई खबरें आ रही हैं, पिछले कई दिनों से वहां हिंसा जारी है, उसे लेकर भारत में चिंता जताई जा रही है और उस पर भारत सरकार का क्या रुख हो, इस पर बात करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसके बाद सर्वदलीय बैठक के बाद तमाम जो चर्चाएं हुई, जो बातें हुई वो आ रही हैं, उसमें बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं उसके सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया। और एक ये मसला जो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि का जीएसटी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर के प्रीमियम पर 18% जीएसटी को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष के निशाने पर सरकार है, नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ मंत्री ने भी उसको हटाने के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, उस पर आज प्रदर्शन हुआ। अभी कुछ देर पहले संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी ने उस पर ट्वीट किया है कि मोदी सरकार ने अपने वसूली बजट में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर जीएसटी बढ़ा दिया है, इससे जनता को इन सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मोदी सरकार की इस वसूली के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, विजुअल्स देखे, हाथों में तख्ती लेकर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन जो जरूरी चीजें हैं यानी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी महत्वपूर्ण चीजें, उस पर भी, उसके प्रीमियम पर भी सरकार 18% जीएसटी ले रही है और सरकार का एक बयान आया है कि इससे उसको अच्छी खासी आमदनी हो रही है। लेकिन विपक्षी नेता और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी भी इसको खत्म करने की मांग कर चुके हैं। एक बार देखते हैं किस तरह से संसद में इस 18% जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है जो जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर लिया जा रहा है। तो इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं महुआ माझी, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और बड़ा विरोध किया है और काफी नाराजगी है विपक्षी सांसदों में इसे लेकर, न सिर्फ विपक्षी सांसदों में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में भी। तो अब इस पर जो भी और प्रतिक्रियाएं हैं इस पर हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन विपक्ष इस मामले में सरकार पर दबाव डाल रहा है कि 18% जीएसटी मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो उसके प्रीमियम पर लिया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बजट पेश करने के बाद कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा था वित्त मंत्री को। ये उनका पर्सनल पत्र एक तरह से था, लेकिन वो बाहर आ गया, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिली, जिसमें उन्होंने मांग की कि ये 18% जीएसटी को खत्म कर दिया जाए और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने इस चीज पर यानी मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी की लेने की काफी भर्त्सना की थी, उन्होंने निंदा की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी क्या कह रही है इस मामले में, सुनते हैं। मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। मैम, जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग जीवन बीमा कराते हैं या मेडिक्लेम का भी अब यह है कि मेडिक्लेम भी लोग लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने हद तक लोग प्रभावित होंगे? अब लोग लेना ही बंद कर देंगे। जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, अब इस तरह की चीजों में लोग इन्वेस्ट करेंगे, जमीन खरीद के रख देंगे, लेकिन वो तत्काल नहीं ना मिलता है। ये है कि आप कभी भी बीमार पड़े तो तुरंत आपको ये गारंटी रहती थी कि मेडिक्लेम वगैरह से आपको तुरंत मिल जाएगा,
अब तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी देश की जनता। आप सिर्फ अपर क्लास को देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि ये जो जनता के टैक्स के पैसे और ये सब है, इसको लेके आप चंद पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं। ये टैक्स के पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, वो पैसे लेकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, उनसे आप वसूली नहीं करते और छोटे छोटे लोगों को जो पेट काट काट के अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं। आप देखिए ना, जो पैसे बैंकों में जमा थे उसके कितने % चले गए बाहर विदेशों में, बड़े पूंजीपति लोन लेके चले गए। अब उसका असर तो उन पर पड़ रहा है ना, जो लोग अपना भविष्य देखकर पैसे उन्होंने बैंक में रखा था, अब उसका इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि वो अपना दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है। एक मैम और तो जीएसटी जो हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी है, अब वो मुद्दा भी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। सबसे पहले उसका विरोध किया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी ने। वित्त मंत्री को पत्र लिखा उन्होंने कि इसको हटाया जाए और इस तरह के टैक्स लेना उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा की। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से संसद के बाहर जो विपक्षी नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सांसद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस 18% जीएसटी को लेकर, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों पर लगाया जा रहा है। ये संसद में, और जैसा अभी हम सुन रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी का, उन्होंने कहा यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि 18% जीएसटी, मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाला जो 18% जीएसटी है उसको सरकार वापस नहीं ले लेती, उसको खत्म नहीं करती है। तो यह बहुत एक गंभीर मसला बन गया है और जिस पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। इसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर सरकार घिरी नजर आ रही है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि सरकार के अपने सरकार में बैठे हुए लोग, अपनी पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को इससे और ताकत मिलेगी, उसके पास एक उदाहरण होगा। और इस मुद्दे पर अब जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ माझी का कहना था कि वो पीछे नहीं हटेंगे, विपक्ष इस पर अपना प्रतिरोध जारी रखेगा, तब तक जारी रखेगा जब तक कि इस जीएसटी को हटा नहीं लिया जाता मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात महुआ माझी ने कही कि सरकार रहने वाली नहीं है, जाने वाली है। याद करिए, संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर अखिलेश यादव मेरे ख्याल से 2-3 बार ये बात कह चुके हैं, कई और नेता कह चुके हैं और अब ये बात भी बहुत चर्चा में रहने लगी है कि आखिर विपक्षी गठबंधन के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह से दबाव डाल रहे हैं जिससे इन बातों को बल मिल रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये बार बार जो बात की जा रही है वास्तव में इसके पीछे केवल राजनीति ही नहीं बल्कि काफी कुछ सच्चाई दिख रही है और अल्पमत की जो ये सरकार है एनडीए की, उसकी स्थिरता बहुत ज्यादा दिनों तक टिकी रहने वाली नहीं है। देखिए समीर जी, देखिए पहले भी इस देश में अल्पमत की सरकारें चली हैं, ऐसा नहीं है कि अल्पमत की सरकारें नहीं चली हैं, लेकिन उन अल्पमत की सरकारों को चलाने वाले लोग बड़े दिल के हुआ करते थे। लेकिन इस अल्पमत की सरकार को चलाने वाले लोग जो हैं वो छोटे दिल के लोग हैं। तो छोटे दिलों से अल्पमत की बड़ी सरकारें नहीं चलाई जा सकती। तो ये जो छोटे मन के लोग हैं, छोटे दिल के लोग हैं, तो ये इस सरकार को नहीं चला सकते और ये सरकार अपने अंतर विरोधों से टूटेगी। और ये सरकार के लोग भी जानते हैं। अमित शाह अगर कल चंडीगढ़ में जाकर कहते हैं कि विपक्ष चाहे कुछ भी चैचे में करता रहे, 2029 में भी मोदी जी ही आएंगे, इसका मतलब कि अंदर से घबराए हुए हैं, वो अंदर की घबराहट इन शब्दों में निकल रही है। देखिए समीर जी, होता ये है कि जब कोई व्यक्ति जो है वो घिरा होता है। थोड़ा सा आपको टोकूंगा अमलेंदु जी इसी मामले पर कि जब अमित शाह ये बात कह रहे हैं, अच्छा उसके पहले हम लोग संजय सिंह का बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने कहा कि उनको सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। उसके बाद फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश के मुद्दे पे आज ऑल पार्टी मीटिंग थी, आप लोग को नहीं बुलाया गया, आपने इसे लेकर ट्वीट भी किया, सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है। इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आप कोई गंभीर फैसला नहीं ले सकते अगर आप देश के राष्ट्रीय दल को बैठक में ही नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरकार की एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उनकी अगंभीरता को प्रदर्शित करता है। बांग्लादेश में जो भी हालात हैं अभी, भारत आप कैसे देखते हैं कि भारत को इसका क्या असर पड़ेगा और ये कितना आगामी समय के लिए चुनौतीपूर्ण है? देखिए, वो जो वहां पे पूरा मामला शुरू हुआ वो आरक्षण के सवाल को लेकर शुरू हुआ। अब वो सवाल कैसे इतना बड़ा बन गया कि इतना एक विराट आंदोलन खड़ा हो गया कि एक प्रधानमंत्री को ही देश छोड़ के भागना पड़ा। दूसरा पक्ष इसका यह है कि सारी विपक्षी पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उन्होंने, और चुनाव जो है वो रिग किए गए, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। भारत के साथ निश्चित रूप से उनके संबंध अच्छे थे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष को अपने देश के अंदर दबाना, नेताओं को जेल में रखना, चुनाव को रिग करना, मैं समझता हूं ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार स्थापित हो, वही भारत के लिए अच्छा है, जिसका लोकतंत्र में यकीन हो, क्योंकि समय समय पे वहां अस्थिरता देखी गई है। जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान जी की हत्या हुई थी 1975 में। तो इस पार्टी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, इस सरकार के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, जो अब नहीं है। लेकिन जो भी सरकार वहां पे बने, उसका लोकतंत्र में यकीन हो और भारत के साथ उससे अच्छे रिश्ते हों, ये हम लोगों के लिए ठीक होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी बात ये कि सीमाओं पर भी इस वक्त बहुत कड़ी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी बड़ी सीमा लगती है, तो उस पर भी नज़र बना के रखना जरूरी है। आपको लगता है कि और पार्टी में आपको या अन्य कई और दलों को तो उसमें ये सब मुद्दे रखे जा सकते? मुझे मालूम नहीं कि क्यों नहीं बुलाया गया, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया। हो सकता है मैंने कल एक ट्वीट कर दिया कि जो तानाशाही करेगा उसको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो मैंने तो किसी नेता का नाम नहीं लिया। अब इस बात से अगर बीजेपी नाराज है तो मैं इसका कोई इलाज कर नहीं सकता। और बीजेपी के लोगों को क्यों लगता है कि जब तानाशाही शब्द का इस्तेमाल होता है तो सिर्फ उनके नेता के लिए होता है? अब देखिए ना, कल मैंने ये ट्वीट किया, उसके नीचे पूरा मोदी का परिवार हैंडल के हजारों ट्वीट में मुझे गालियां देने के लिए आ गए। अरे भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब खुद मोदी जी के भक्त ये मानते हैं कि वो तानाशाह है। तो ये है। एक दूसरा मुद्दा, आज विपक्षी दलों ने, इंडिया ब्लॉक पार्टी ने, जो आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती है। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह बता रहे हैं कि जो सर्वदलीय बैठक बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर बुलाई गई विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से, उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया, उनको इग्नोर किया गया। क्यों किया गया? वैसे तो उनके पास कोई कारण नहीं है, लेकिन संजय सिंह को ऐसा लगता है कि उन्होंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें कहना उन्होंने ये बात कही थी कि तानाशाही का यही अंजाम होता है, शायद इस वजह से नहीं बुलाया गया हो। बहरहाल जो भी कारण हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। बांग्लादेश को लेकर देश भर में भारत में चिंता है और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री
फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पर बयान दिया है। क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, सुनते हैं उनको। जल्दी करो खुदा सिंह पास। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली जो 2 दिन से सूरत हाल बांग्लादेश में हुई है, इस तरह आप देख रहे हैं एक माहौल जो बन रहा है अक्रॉस द ग्लोब, हर तरह से कोशिश की जा रही है अमन अमान हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही मुल्क छोड़कर भाग गई। इस तरह का अलमिया है। देखिए, ये हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वैसे भी मुल्क में बहुत वक्त से बांग्लादेश में ये लग रहा था कि हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है और वहां पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा और वही हुआ। और मैं समझता हूं एक और चीज भी जरूर हुई है, वहां पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहां ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज थी। फारूक अब्दुल्ला भी बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर चिंतित हैं और उसको लेकर जो भारत में जो प्रभाव हो सकता है, सबसे ज़्यादा लोगों की चिंता उस मामले पर है। इसी वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी लोग सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी ने कई सवाल भी उसमें पूछे। क्या सवाल रहे उसकी जानकारी मिलेगी, आपको ज़रूर देंगे। अभी उन्होंने राहुल गांधी ने इस बारे में कोई ना तो ट्वीट किया है ना कोई जानकारी दी है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कुछ जिज्ञासा थी जो उन्होंने पूछा। लेकिन कुल मिलाकर के इस मामले में सरकार के साथ रहने का आश्वासन दिया है सारे ही विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन सरकार पर ही आरोप लग रहा है कि वो ऐसे मामलों में भी जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए मसले हैं उनमें भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये सीधा आरोप लगाया। उन्होंने क्या लगाया कुछ देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि जो एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है वो ये कि बांग्लादेश में पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है, वहां की स्थिति पर लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। 12 से 13,000 भारतीय बांग्लादेश में है, लेकिन उनको तत्काल बुलाए जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। वहां पर स्थितियां ऐसी नहीं है कि उनको तत्काल बुलाया जाए, वो सुरक्षित हैं। जो भी 13,000 भारतीय वहां पर है। और इस बीच में जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो इस समय भारत में है। कल शाम देर शाम वो भारत आई और स्थिति वहां इतनी ज्यादा बांग्लादेश में बिगड़ गई, प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए ढाका में और सेना के हवाले कर दिया गया पूरे देश को। अब सेना के निर्देशन में, उसके ऑब्जर्वेशन में, सेना की देखरेख में अंतरिम सरकार को गठित करने की कोशिशें हो रही हैं। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को, जो काफी दिनों से जेल में बंद थी, उनको रिहा करने के आदेश दे दिए। तो ये सारी स्थितियां इस समय बांग्लादेश में जो है वो काफी हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। पिछले कई दिनों से हिंसक वारदातें वहां चल रही थी, हिंसा की खबरें अभी भी आ रही हैं। तो इन सब चीजों पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है और इसी मुद्दे पर चर्चा को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा में और राज्यसभा में
स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा में इसका नोटिस दिया है मनीष तिवारी ने, जो चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद हैं, और राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया है। मनीष तिवारी का क्या कहना है, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, और क्यों दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को सुनते हैं। और इस बीच में जो ये सर्वदलीय बैठक हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बुलाई थी, उसमें कई वरिष्ठ मंत्री शामिल रहे और विपक्षी दलों के तमाम नेता भी शामिल रहे। तो मनीष तिवारी को सुनते हैं जो उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। मनीष तिवारी, जिन्होंने लोकसभा में बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया है, चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि संसद की कार्यवाही रोककर पहले बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा कराई जाए। राज्यसभा में भी नोटिस दिया गया है। तो बांग्लादेश की स्थिति पर सरकार नजर बनाए हुए है, लगातार वहां पर संपर्क में है वहां जो लोगों से, और जो 12-13 हजार भारतीय बांग्लादेश में मौजूद हैं वो सुरक्षित हैं, ऐसा सरकार का कहना है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है। और अभी जो भारत के लोग वहां पर जो भारतीय हैं बांग्लादेश में, उनको तत्काल वहां से भारत बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति वहां पर नहीं है कि उनको तत्काल बुलाया जाए। हालांकि बांग्लादेश के तमाम जगहों पर, राजधानी ढाका समेत कई जगहों पर हिंसा की खबरें मिल रही हैं, लगातार हिंसा की खबरें मिल रही हैं। इस बीच में वहां जो सेना ने पूरे देश को नियंत्रण में ले लिया है और अब एक सेना के ऑब्जर्वेशन में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिशें की जा रही हैं। इस मुद्दे पर बांग्लादेश को लेकर तो जो संसद में चर्चा का नोटिस दिया ही गया है, एक और मसला है जिस पर संसद में माहौल इस समय काफी गर्म दिख रहा है। गर्म इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज सुबह से ही अपने हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया, और यह मामला है जीएसटी को लेकर। जीएसटी किस पर? हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर, उसके प्रीमियम पर जो 18% जीएसटी सरकार लगा रही है। विपक्षी गठबंधन के सदस्य और उसके जो सांसद हैं मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए। इसको हटाने की मांग पहले नितिन गडकरी भी कर चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया है। 18% जीएसटी जो हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लग रहा है। क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, सुनते हैं। सरकार है जो कफन टैक्स लगाती है। अब एक आदमी बीमार, एक्सीडेंट हुआ है, वो जीवन से संघर्ष कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? उस पर भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। तो एक पीड़ित आदमी के साथ इस तरह लूट मचाना गलत है। ये हम ही नहीं कह रहे, इनके मंत्रि परिषद में भी मतभेद है। गडकरी साहब ने खुद लिखा है कि इसे वापस लेना चाहिए। तो हम तो जनहित में एक मुद्दा उठा रहे हैं कि लूट मत करो, कफन टैक्स। तो इसे लूट बताया जा रहा है विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से। और अमलेंदु जी, नितिन गडकरी ने जब वित्त मंत्री को पत्र लिखा था इसी जीएसटी को लेकर, जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसके प्रीमियम पर, उन्होंने भी बड़े कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की थी और इसको खत्म करने की मांग की थी। और विपक्षी जो सांसद है, लगातार आप देख रहे हैं कि इस प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं ने प्रदर्शन किया इस पर संसद परिसर में और इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी कह रही थी कि जब तक सरकार इसको हटाएगी नहीं, हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने, यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे
दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। इमरान प्रतापगढ़ी वही बात कह रहे हैं कि ये इतना गंभीर मसला है जिसको प्रमोद तिवारी लूट बता रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि इस मामले में तो सरकार के भीतर ही विरोध है और मुझे लगता है कि लूट शब्द का जो इस्तेमाल किया इससे भी ज्यादा कड़े शब्दों में नितिन गडकरी ने पत्र लिखा था इस पर जो जीएसटी लगाया जा रहा है वित्त मंत्री को। जी, बहुत कड़े शब्दों का, मतलब विपक्ष भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने में थोड़ा हिचकता है या संकोच करता है। जो नितिन गडकरी ने शब्द इस्तेमाल किए निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखते समय इस 18% जीएसटी के ऊपर, तो ये गंभीर मसला है। और देखिए विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है कि जो जनता के सवाल हैं उनको सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाए और सरकार से उस पर सवाल करे। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसके पास जब ये जनता की आवाज़ पहुंच रही है कि बीमा पर और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी जो है वो जनता की खाल खींचने जैसा है, तो अब सरकार को इस पर अपनी नीति को संशोधित करना चाहिए। हो सकता है सरकार संशोधित भी करे और संशोधित अगर नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस मसले को उठाता रहेगा और सरकार के लिए नई दिक्कतें खड़ी होती रहेंगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए समीर जी, तो पूरा का पूरा बजट जिस तरीके से कॉरपोरेट के हित में बनाया गया या फिर आंध्र प्रदेश और बिहार के हित में बनाया गया, उसको लेकर विपक्ष के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और जनता के अंदर भी इसकी नाराज़गी देखने को मिल रही है। सवाल उठा है कि ये बजट जो है ये किस तरीके से कुर्सी बचाओ बजट है, जो कि एक विपक्ष का आरोप है। तो कुर्सी बचाओ बजट के साथ साथ आपने ये चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी ताकि आपका लोगों का ध्यान इस पर जाए कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है और इधर आपने जनता की खाल खींचने का इंतजाम भी कर लिया। तो इधर से ध्यान हटाने के लिए भी आप देखिए कितने रास्तों पर काम कर रही है ये सरकार एक साथ। एक तरफ तो आप ध्यान ये दिला रहे हैं कि साहब ये आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है ताकि विपक्ष जो है वो राजनीतिक मुद्दे में उलझा रहे, और इधर आपने जनता की जेब काटने का इंतजाम कर लिया। तो अब जनता की जेब काटने का इंतजाम किया, लेकिन विपक्ष का ध्यान उस पर भी चला गया कि ये तो आप जनता की जेब काटने का काम कर रहे हैं, तो विपक्ष उस पर भी हमलावर है। तो यानी आप जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, यानी सरकार जिस रणनीति पर काम कर रही है, विपक्ष उस रणनीति को अच्छे तरीके से समझ गया है। तो जितने जो कहावत है कि तू डाल डाल में पात पात, तो आप डाल डाल पे हैं, विपक्ष पात पात पे है, यानी आपको हर मोर्चे पर विपक्ष घेर रहा है। तो सरकार को अपनी नीतियों में संशोधन करना चाहिए और जनोन्मुखी नीतियां बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि पहले विपक्ष ने इसी बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा और अब इसको लोगों को लूटने वाला बजट बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर ट्वीट किया है, बड़ी सख्त प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी की उस ट्वीट को हम जरूर दिखाना चाहेंगे, और लेकिन उससे पहले हम स्क्रीन पर यह देख रहे हैं कि किस तरह से जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी सरकार ले रही है, और सरकार का कहना है कि इससे उसको बड़ी इनकम हो रही है, आमदनी हो रही है। उसको लेकर विरोध प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के नेताओं का हम संसद परिसर में देख सकते हैं। कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाएंगे कि क्या किस तरह से किन शब्दों में इसकी आलोचना की है इस जीएसटी की। लिखा है इसमें कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि मोदी सरकार ने अपने वसूली बजट में, वसूली बजट का नाम दिया है इस बजट को, वसूली बजट में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर जीएसटी बढ़ा दिया है। इससे जनता को इन सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मोदी सरकार की इस वसूली के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया नई दिल्ली में। वही उस प्रदर्शन की तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसको वसूली बजट बता रही है। इससे पहले इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कहा जा रहा था। तो यह मुद्दा अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है, जो जीएसटी, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लिया जा रहा है। और इस बीच में बांग्लादेश को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुलाई थी, बांग्लादेश के हालात पर सरकार नजर बनाए हुए है, ऐसा उनका कहना था। वहां जो भारतीय हैं 12-13 हजार, वो सुरक्षित हैं पूरी तरह से, उन्हें तत्काल बुलाने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई है बांग्लादेश के मामले में। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं हम लोग संजय राउत को। देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के।
महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। उद्धव साहब आज संजय राउत कह रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां पिछले काफ़ी दिनों से वहां बन रही थी, महंगाई, बेरोजगारी और सत्ता पक्ष उससे आंखें मूंदे रहा, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी बनती हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो, तो फिर जनता कुछ दिन तक तो बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके बाद जनता उन सब चीज़ों के खिलाफ उठ खड़ी होती है। अमलेंदु जी, क्या इसको माना जाए जो संजय राउत जिस तरह से कह रहे हैं, आखिर उनका निशाना किधर है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ पिछले काफ़ी दिनों से हो रहा था और जिन परिस्थितियों का वो जिक्र कर रहे हैं और उसमें भारत हो चाहे बांग्लादेश हो, तो उनका इशारा किस तरफ? देखिए, उनका इशारा तो साफ तौर पे भारत की तरफ भी है, यहाँ जो परिस्थितियाँ हो रही हैं। और समीर जी, जो बांग्लादेश की परिस्थितियाँ हैं, अगर उनका सिलसिलेवार आप अध्ययन कीजिए तो वो बहुत सी चीज़ें भारत से मेल खाती हैं। जैसे कि यहाँ बड़ा दावा किया जा रहा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, विकसित भारत 2047 में हो जाएगा। इसकी कीमत बांग्लादेश ने किस तरीके से चुकाई है, इसको भी समझ लीजिए। 2009 में जब आई थी शेख हसीना वाजिद, उसके बाद बांग्लादेश ने आर्थिक तौर पर तरक्की की, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी और भारत से ज़्यादा अच्छी उनकी अर्थव्यवस्था हो गई। लेकिन जैसे अर्थव्यवस्था ठीक हुई, उसके साथ साथ वहाँ भी एक तरीके से देखा जाए जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में, वो बढ़ता चला गया और वहाँ भी पूंजी कुछ खास लोगों के हाथ में सिमटती चली गई। उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ अनरेस्ट शुरू हो गया। भारत के अंदर भी जिस तरीके की बातें की जा रही हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत, ये सारी जो लफाजियाँ की जा रही हैं, इसी तरह की लफाजियाँ बांग्लादेश में भी हुई और उन लफाजियों का अंत जो है वो कल की घटना में बांग्लादेश में सामने आया है। हमारे यहाँ इन लफाजियों से बचा रहना चाहिए। ठीक है, आप जो बता रहे हैं साहब, वो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन इससे आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या यहाँ रोज़गार बढ़ रहे हैं? क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है? क्या जीवन स्तर सुधर रहा है? क्या रोज़गार के साधन बढ़ रहे हैं? जब ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अगर A1 A2 की संपत्ति बढ़ रही है और उसको आप बता रहे हैं कि ये भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था का कोई भला होना जाना नहीं है। इसकी भी परिणति फिर इसी तरह की घटनाओं में हो सकती है। लेकिन आशंका जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो भारत में, हम ये भी चाहते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो और जो पड़ोसी देशों में हो रहा है या दुनिया में जो हो रहा है उससे सबक लेकर यहाँ चीज़ें सुधारी जाएं, तो इसकी तरफ जो है ध्यान दिलाया जाना चाहिए। संजय सिंह का भी कहना यही था और संजय राउत का भी कहना यही है। बिल्कुल यही विपक्ष का यही कहना है और इस मामले में जो भी सरकार का रुख है, जो भी सरकार की प्रतिक्रिया है, उसमें विपक्ष पूरा साथ है। ये बात सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं ने साफ तौर पर कही है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बारे में कहा है कि वो इस पर सरकार, भारत सरकार जो भी कर रही है उस पर वो उसके साथ है। सर्वदलीय बैठक में कई पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। अब इस बीच में एक बार फिर से हम लोग रुख करेंगे संसद का, लोकसभा और राज्यसभा में, जहां जीएसटी को लेकर के विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी को लेकर अब वहां क्या हो रहा है, एक बार चलते हैं। पहले लोकसभा का रुख करते हैं। लोकसभा में इस समय क्या चल रहा है? सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर रखे गए प्रपत्र आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। आइटम नंबर 3, श्री जितिन प्रसाद। With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name as serial number 3 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे कलीग रामदास अठावले जी के नाम के आगे अंकित हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5, श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री नित्यानंद राय।
आपकी अनुमति से मैं आज की प्रलिखित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 7, Dr. P. Chandrasekhar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Item number 8, Shri S.P. Singh Baghel. मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 9, Shri Bhagirath Chaudhary. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 में उल्लिखित कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 10, श्री राजीव रंजन सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 10 पर मेरे नाम से अंकित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 11, श्री S.P. सिंह बघेल। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी और लोकसभा में और राज्यसभा में बांग्लादेश पर चर्चा को लेकर नोटिस भी दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार होने की का फैसला लेते हैं स्पीकर और सभापति, नहीं थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लोकसभा में इस पर नोटिस दिया है कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने और राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने नोटिस दिया है और इस पर चर्चा की मांग की जा रही है कि भारत सरकार का क्या कहना है इस मामले में और किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया देनी है। राज्यसभा का रुख एक बार करते हैं, वहां स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं। चलते हैं राज्यसभा। नो। One second. Honorable members. One second. Your leader is speaking. Please, your leader is speaking. Can I give you supplementary number 4? Sir, no. Okay. We always, when the leader of the house gets up to speak, we take that with all seriousness and always in good spirit. Yes. And I'm not here to get into a counter argument. I'm so glad because the only simple point which my colleague was making, that yes, we will always comply, but our point was that complying with the color scheme while people are not getting the health, that's a bit over the top. Not for a color, for something else we'll take it in the spirit. Just because it's not your favorite color, so people are left not to get the health. This can be reconsidered by a government with a little empathy. Thank you, sir. Any intervention on this, sir? 1 second. Now the question is not one thing, sir. No, sir. One thing. The honourable senior member and leader of the party has paid you rich compliments, and secondly raised the issue very pointedly, which, as a matter of fact, Saket Gokhale also addressed. On that, if any intervention is there. White. One second. Sir, the first question was in black and white. So the answer was in black and white. Now the question which has come. It's a very good answer. Now the question has come from my dear friend Derek O'Brien ji. Colorful. And his hair is grey. So the answer will also be in grey, which has got some positivity also. Good. Supplementary number 4. Susri Dola Sen. Thank you, Chairman, sir. I want to know, through you from the Honourable Minister, that already in the answer, it has been written that the fund sharing mechanism between the union and state governments are 60-40 for these schemes. So my humble question is that
then why it will be only in the name of the Prime Minister? 60-40, so why not Prime Minister, Chief Minister or Union or State scheme will be adhered? And on that basis, if the Honorable Minister says to the point that if you follow the guideline, yes. बांग्लादेश पर चर्चा के लिए बांग्लादेश की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वहाँ की स्थिति का प्रभाव भारत पर भी, चूंकि पड़ोसी देश है, पड़ने की पूरी संभावना है। और चूंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना कल देश छोड़ने के बाद भारत पहुंची हैं, अभी वो भारत में हैं, इस मुद्दे पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और उन्होंने कहा है कि भारत पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। 12-13 हज़ार के करीब भारतीय बांग्लादेश में इस समय हैं, लेकिन उनको तत्काल बुलाए जाने की जरूरत नहीं है, वो सुरक्षित हैं। और अभी स्थितियां ऐसी है कि वहां पर उनको अभी तुरंत बुलाना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। विपक्षी नेताओं ने इस मामले में पूरी तरह से सरकार का साथ दिया है और उनका कहना है कि इस मामले में सरकार का जो भी स्टैंड है उसमें विपक्षी लोग साथ में है। तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, लेकिन इस मुद्दे पर एक व्यापक चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में मनीष तिवारी ने दिया है, जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, चंडीगढ़ से चुन करके आए हैं। राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने नोटिस दिया है। मनीष तिवारी को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, अपना नोटिस जो दिया है, क्यों चाहते हैं कि लोकसभा में उस पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाए और व्यापक रूप से उस पर चर्चा कराई जाए बांग्लादेश की स्थिति को लेकर और वहां की स्थिति से जो प्रभाव भारत पर पड़ सकता है उसको लेकर। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि इस मामले पर सदन में बहस हो, संसद के दोनों सदनों में बहस हो। मनीष तिवारी का कहना था। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा कराने की बात कही है, नोटिस दिया है। और इस मामले में कई और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बहुत ही गंभीर मसला इसको बताया है। संजय राउत को भी सुनते हैं कि क्या कहना है। और उन्होंने कहा कि इस तरह की परिस्थितियां जहां भी होती हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में पिछले काफी दिनों से चल रहा था, वो स्थिति जहां भी रहती है वहां उसका परिणाम इसी रूप में होता है। सुनते हैं संजय राउत को। देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनताएं सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। संजय राउत बांग्लादेश की परिस्थितियों का जिक्र कर रहे थे कि पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ जैसे घटनाएं हो रही थी, सरकार जिस तरह से लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही प्रवृत्ति अपनाए हुई थी, लोगों को, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करना और चुनाव में भी धांधली के आरोप लगे थे सरकार पर। तो ये स्थितियां जब होती हैं, यानी लोकतंत्र के नाम पर जब तानाशाही की प्रवृत्ति सरकारों में आती है, उसका परिणाम कुछ इसी रूप में होता है, ये संजय राउत कह रहे हैं। तो बांग्लादेश की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और भारत में भी उस पर अलर्ट रहने को कहा गया है। सेना सतर्क है, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और कहा सर्वदलीय बैठक के बाद कि स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और वहां रह रहे, बांग्लादेश में रह रहे भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको तत्काल बुलाए जाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है चर्चा के लिए, ताकि बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हो सके। और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने
लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अब स्वीकार होगा तो उस पर चर्चा होगी, अन्यथा उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार ने यह संकेत जरूर दिया कि इस मामले पर इसे लेकर विपक्षी नेताओं को भी कॉन्फिडेंस में सरकार ले रही है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि तमाम मुद्दे रहे हैं, जबकि विपक्षी नेताओं का यह कहना है और सर्वदलीय बैठक में जिन पार्टियों के नेता शामिल हुए उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, अब इसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें नहीं बुलाया गया और ये गलत है, उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए। पर जिस तरह से विपक्षी नेताओं के साथ एक सहमति बनाने की कोशिश है, ऐसा पिछले काफी दिनों के बाद ये दिखाई पड़ रहा है। तो इसका तो स्वागत किया है विपक्षी नेताओं ने, लेकिन सरकार पर एक आरोप लगा ही दिया कि सरकार ने इस मामले में भी भेदभाव किया। जिनको वो नहीं पसंद करते हैं, संजय सिंह का सीधे तौर पर यह कहना था, उसको नहीं बुलाया। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी को बुलाने में क्या हर्ज था? अगर सारे दलों को बुलाया गया था, छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी का अगर ये आरोप है अमलेंदु जी कि उनको नहीं बुलाया गया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब ये तो जो कारण हो सकता है समीर जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने और सरकार जाने कि उसने क्यों नहीं बुलाया। लेकिन जो आरोप संजय सिंह का है वो आरोप भी सच लग सकता है, क्योंकि अभी तक कोई कारण सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है कि उस आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया गया। संजय सिंह का कहना ये है कि उन्होंने कल एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि हर तानाशाह को बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। उनका कहना ये है कि उन्होंने किसी तानाशाह का नाम तो लिया नहीं था, बांग्लादेश से सबक लेने के लिए कहा था, और लेकिन वो मोदी का परिवार हैंडल के लोग जो थे वो उनके उस पर टूट पड़े एकदम से ट्वीट पे। तो ये उन्होंने अपने नेता को क्यों समझाया कि उनके लिए तानाशाह कहा जा रहा है। हो सकता है कि जो मोदी का परिवार ट्विटर हैंडल वाले समझ रहे थे कि संजय सिंह के ट्वीट में उनके आराध्य को जो है निशाना बनाया गया है तानाशाह कहकर, तो सरकार ने भी शायद समझा हो कि संजय सिंह के ट्वीट का इशारा जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ है। अब ये है कि नहीं है, ये तो वो जाने, संजय सिंह जाने और ये सरकार जाने कि वो क्या समझ रही है, और संजय सिंह जाने कि उन्होंने किसी तरफ इशारा किया। लेकिन जो संजय सिंह का आरोप है वो आरोप यही है कि शायद इसकी वजह से नहीं बुलाया गया। अगर ये कारण भी है समीर जी, तो भी ये कारण उचित नहीं है, चूँकि देश की राजनीति के अंदर किसी को कुछ कहने का हक है, लेकिन जब आप एक राष्ट्रीय कंसेंसस बना रहे हैं विदेश नीति के मसले पर खास तौर से, और विदेश नीति में भी उस राष्ट्र के प्रति जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके प्रति यदि आपकी कोई रणनीति बन रही है, उसको लेकर कोई नीति तय हो रही है, तो उसमें छोटे से छोटे दल को भी बुलाया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो इसका पक्षधर हूँ कि जो छोटे दल हैं जो सदन के अंदर नहीं भी हैं लेकिन राज्यों में हैं, उनको भी बुलाया जाना चाहिए, और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए जो विदेश नीति पर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए। और एक कलेक्टिव, एक सामूहिक जो है वो विदेश नीति इस मामले पर तैयार हो, एक सामूहिक नीति इस पर तैयार हो। हालांकि सरकार ने जो आज प्रयास किया उसको अच्छा प्रयास कहा जा सकता है निश्चित तौर पे, कि सर्वदलीय बैठक बुलाई और समय रहते बुलाई, विपक्ष की मांग से पहले इस पर समय रहते बैठक बुला ली, इसलिए इसको सही कदम समझा जा सकता है कि शायद सरकार की समझ में आ गया कि ये अल्पमत की सरकार है, 303 वाली नहीं है, 240 वाली सरकार है। ये बात सरकार की समझ में आई, तो इसलिए वो अमित शाह के चेंचे मैमे से हटकर सरकार ने तुरंत कदम उठाया और सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्ष के साथ एक कंसेंसस बनाने की इस मसले पर कोशिश की। ये एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है, और इसी तरीके के प्रयास सरकार की तरफ से आगे भी जारी रहने चाहिए। चूंकि 240 की सरकार तो खैर अंदरूनी मसले पर है ही, अंदरूनी मसलों पर भी इस तरीके से बुलाई है तो भी ठीक है, लेकिन विदेश नीति पे खास तौर से जो एशिया से संबंधित है या हमारे पड़ोसी मुल्कों से संबंधित है, उन पर निश्चित तौर पर होना चाहिए। अभी ईरान में इतनी बड़ी घटना हुई, ईरान पर भी बुलाई जानी चाहिए थी, चूँकि ईरान से हमारे संबंध है, चाबहार पोर्ट को लेकर के बहुत सारे उससे हमारे मामला जुड़े हुए हैं। ईरान से लेकर यहाँ तक गैस पाइपलाइन बिछने का मामला है, वो भी है, तो ईरान से हमारे भी संबंध हैं। और ईरान की में अगर युद्ध छिड़ता है ईरान और इजराइल के बीच में, तो भारत की उसमें क्या भूमिका होगी, भारत उससे कैसे लग रहेगा, और भारत इसमें क्या कर सकता है, कैसे अपने संबंध बना के रखेगा, इन सारी चीज़ों पर भी विपक्ष से बातचीत होनी चाहिए। तो बहुत सारे मसले हैं जिस पर विपक्ष के साथ बातचीत करके विदेश नीति पर बनाई जाती है। जी बिल्कुल, और सरकार ने कोशिश की, लेकिन उस पर यह आरोप लग ही गया कि इसमें भी भेदभाव किया गया है। जिस तरह से बजट में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं कि राज्यों के साथ किया गया, तो क्या कहना है संजय सिंह का? क्या आरोप उन्होंने लगाया है जो सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सुनते हैं एक बार संजय सिंह को कि यह आरोप उन्होंने क्यों लगाया। बांग्लादेश के मुद्दे पे आज ऑल पार्टी होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है। इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आप कोई गंभीर फैसला नहीं ले सकते अगर आप देश के राष्ट्रीय दल को बैठक में ही नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरकार की एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उनकी अगंभीरता को प्रदर्शित करता है। और रुख करते हैं लोकसभा का। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो कुछ कह रहे हैं और उन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। सुनते हैं मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं लोकसभा में। शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहां पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय के लिए उठाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यार भाई वो सुनेगा ही नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, सदन में आप वरिष्ठ सदस्य हैं, लाखों लोगों से आपको जनता जिताकर भेजती है। आप सब जानते हैं कि इस तरीके से बहस करने से न तो कोई रिकॉर्ड में जारी, न इस तरह की चर्चा करनी चाहिए और वरिष्ठ सदस्य को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसे आपस में डिबेट चर्चा न करें तो उचित रहेगा, नहीं तो वो अपनी प्रतिष्ठा खुद गिरा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना उसमें। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय पर उठाना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 30.5 लाख लोगों को भारत के अंदर कुत्तों ने काटा है और उसमें 286 लोगों की
मृत्यु हुई है। मैंने किसी अगर का ये नाम आंकड़ा नहीं लिया, ठीक है, कोई अपने आप नहीं समझे। अगर ये आंकड़ा ठीक है तो अकेले मेरे गाजियाबाद के अंदर एक साल में 35,000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, परसों के अखबार में भी, जागरण अखबार में एक फोटो के साथ छपी है खबर कि एक बच्चे का कान पूरा का पूरा कुत्ता काट करके ले गया। 4 दिन पहले एक छोटा बच्चा जो मजदूर का बच्चा था, उसे रेबीज के कारण एक दर्दनाक मौत हुई। रेबीज के, अरे आप ही के लिए बोल रहा हूं, प्लीज बोलिए। अगर प्राइवेट पालतू कुत्ता हो तो वो अगर किसी को काट ले तो कोई जिम्मेदार होता है। अगर कोई प्राइवेट कुत्ता हो वो गंदगी कर दे तो कोई जिम्मेदार होता है। पर कोई आवारा कुत्ता हो तो कोई कुत्ता प्रेमी उस जिसका काटने वाले के सामने नहीं आता, उसे बचाने के लिए नहीं आता। कोई कुत्ता प्रेमी आपसे मेरा ये निवेदन है कि पहले भी संसद के अंदर और लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे निर्णयों का पुनर्विचार हुआ है। ऐसे नियम बनाए गए हैं कि यदि उसकी नसबंदी करा दी जाए कुत्ते की तो उसको वापस नहीं छोड़ना पड़ता है। मेरे बच्चे खेल नहीं सकते हैं, लोग घूमने, अरे आप ही के लिए कह रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। प्लीज मारे सर, प्लीज आप इधर बोलिए। इधर बच्चे खेल नहीं सकते हैं। एक आतंक का वातावरण पूरे शहर के अंदर बना हुआ है जो और भी जगह बना हुआ होगा। तो आपसे मेरा निवेदन यह है कि इस पर दोबारा से कमेटी बनाकर विचार हो। जो कहते हैं कि एबीसी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये लगातार कुत्ते काटने की और मरने वालों की संख्या बढ़ क्यों रही है? ये इन नियमों में पशु प्रेमी और मानव की स्वतंत्रता के बीच में कहीं ना कहीं कोई असंतुलन है। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी कोर्ट हो, हमेशा मानवता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। श्री राजकुमार रो, तो आपसे निवेदन है कि इस विषय पर एक कमेटी बना दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय आया है। अभी कुछ दिन पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कार्मिकों द्वारा और वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा वहाँ पर अभी बारिश का समय है, बारिश के समय के दौरान वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनके मकान बने हुए हैं, खेतीबाड़ी कर रखी है, लेकिन प्रशासन ने एक तरफ ऊपर से बारिश हो रही है और उन लोगों को हटाने का काम किया। लोगों ने विरोध किया तो लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है। इसमें से लगभग अधिकतर महिलाएं हैं सर। ये वर्तमान में माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा के कार्मिक, एनपीसीएल के कार्मिक और जिला प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में डाल दूं, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र उस क्षेत्र के लिए आने वाले समय में एक विनाशकाली परियोजना होगी। हम देखते हैं कि कई जगह देखा गया है, कई ऐसे उदाहरण आए हैं। फुकुशिमा जापान 2011 में भूकंप आया और वहां एक तबाही मची, परमाणु बिजली घर लगा हुआ था। चेरोनोबिल सोवियत संघ 26 अप्रैल 1986 में हल्का सा भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से वहां पर जो परमाणु संयंत्र जो लगा हुआ था उसका दिक्कत हुआ और 40 लोग मारे गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना में माही बांध से पानी लिया जा रहा है और दूषित पानी वहां पर छोड़ा जाएगा, जिससे वहां पर जो माही डैम के अंदर वहां से एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए पानी जा रहा है, तो उसको उपयोग करने वाले लोग आने वाले समय में कहीं न कहीं उनके शारीरिकता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अधिक कई बीमारियों के साथ पीड़ित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह किया गया है कि ये परमाणु बिजली घर लगता है तो आसपास का एरिया में 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को रोका जाए
वहाँ के लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए और हम भविष्य में पूर्व में जो घटनाएं हुई है परमाणु बिजली घर की वजह से, तो आने वाले समय में भी वो विनाशकाली साबित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपसे पुनः अनुरोध है कि जिन लोगों को अभी बारिश के समय विस्थापित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जाए और इस परियोजना को रोका जाए। धन्यवाद। के ईश्वर स्वामी। Thank you, Honorable Speaker. எனது பொள்ளாச்சி तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बांग्लादेश में जो स्थितियां चल रही हैं, जो वहां प्रदर्शनकारी जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है, उस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। उस पर विपक्षी गठबंधन के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक सुबह 10 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले जो भारतीय हैं सुरक्षित हैं, तत्काल उन्हें बुलाए जाने की जरूरत नहीं है। यह भी जानकारी उन्होंने दी कि करीब 12-13 हजार भारतीय इस समय बांग्लादेश में हैं, लेकिन अभी वो वहां पर सुरक्षित हैं, उनको अभी वापस बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। लेकिन विदेश मंत्री की ओर से बुलाई गई इस बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं आमंत्रित किया गया, नहीं बुलाया गया। उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है और उसके पीछे ये कहा है कि शायद ये वजह हो सकती है कि हमने वहां के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना था कि कुछ ऐसे ट्वीट किए थे जो शायद सरकार को बुरे लगे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय हित से जुड़े ऐसे मसलों पर भी आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को, जिसके कि लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उसको नहीं बुलाया। बहरहाल ये उनका आरोप है। क्यों नहीं बुलाया गया ये कारण तो अब सरकार ही बता सकती है, विदेश मंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश को लेकर भारत में भी अलर्ट मोड में है, सेनाएं सतर्क हैं और वहाँ जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा और उत्तर पूर्व के कुछ और राज्य हैं, वहाँ पर सतर्क कर दिया गया है सेना को भी और बीएसएफ को भी। इसके अलावा वहाँ सरकार जो कुछ भी हो रहा है लगातार उस पर नज़र है। शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई कल देर शाम और वहाँ प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है, प्रदर्शनकारी वहाँ तक पहुँच गए। हिंसा की वारदात लगातार जारी है, पिछले कई दिनों से चल रही है। इसको लेकर न सिर्फ राजनीतिक दलों की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात कही है और ये कहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह से वहाँ की शेख हसीना सरकार चला रही थी, उनका आरोप है कि ये लोकतंत्र का नकाब ओढ़ करके वहाँ एक तरह से तानाशाही चलाई जा रही थी और इस तरह की जब सरकार की कार्यशैली होती है तो उसका नतीजा यही होता है जो बांग्लादेश में इस समय दिख रहा है। संजय राउत को एक बार सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा बांग्लादेश के मुद्दे पर। देश की हालत देखिए, इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहाँ तानाशाही चला रही थी, विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। उद्धव साहब आज तो बांग्लादेश को लेकर चिंता है, संजय राउत जो बता रहे थे। तो देश भर में और अभी मनीष तिवारी ने कुछ देर पहले लोकसभा में कहा कि उसके नकारात्मक प्रभाव, जिस तरह से वहां हिंसा हो रही है, उसके नकारात्मक प्रभाव भारत पर भी पड़ सकते हैं। तो इसे लेकर भारत का क्या रुख है, इस बात की जानकारी दी जाए। संसद में 3:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में इस पर बयान देंगे। क्या अपडेट है अमलेंदु जी इस पर? जी, अभी ये आया है कि सुमोटो बयान देंगे जयशंकर, यानी उनसे किसी ने बयान की मांग नहीं की है। सुमोटो का मतलब ये है, हालांकि काम रोको प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में दिया गया और काम रोको प्रस्ताव रख भी दिया मनीष तिवारी ने लोकसभा में। तो अब उस पर चर्चा होगी नहीं होगी वो देखा जाएगा। लेकिन 3:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकसभा में बांग्लादेश की जो वर्तमान परिस्थिति है और भारत का उस पर क्या रुख है उसको लेकर लोकसभा में अपना वक्तव्य देंगे। ये खबर अभी आई है समीर जी।
और एक और महत्वपूर्ण खबर आई है, 4:30 बजे राहुल गांधी किसान नेताओं से मिलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता उनसे मिलने जाएंगे और एमएसपी की गारंटी के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जो किसान नेता उनसे मिलने जा रहे हैं उसमें राकेश टिकैत, दर्शन सिंह के भी नाम हैं। तो किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक होगी वहां पर पार्लियामेंट में ही, और एस जयशंकर इस मुद्दे पर बांग्लादेश को लेकर जो स्थितियां वहां पर हैं उस पर भारत का क्या रुख है, किस तरह से भारत ने प्रतिक्रिया दी है और क्या भारत की रणनीति है उस पर बयान देंगे। तो इन सारे मुद्दों पर हमारी निगाह बनी रहेगी। जो कुछ भी अपडेट होंगे आपको डीबी लाइव पर मिलते रहेंगे। हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं आप उनको देखना भी ना भूलें। 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नजर और नजरिया और 7 बजे न्यूज पॉइंट। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।